हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 14 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज 2026। साथ ही साथ जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, रेलवे हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया और भी कोई दूसरे एग्जामिनेशन वगैरह, उन सब को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज किस तरह से बनाए जा सकते हैं, एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इसका यूज करना है तो फिर आप किस तरह से इस डाटा का इस्तेमाल करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें एंड आपकी जो ड्रीम जॉब है उसे आप सिक्योर कर सकें। तो काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन। शुरू करते हैं 14 मई 2025 14 मई 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें पहली न्यूज़ देखते हैं। तो हेडलाइन है, इंडिया रीअसर्ट्स स्टैंड ऑन कश्मीर आफ्टर कमेंट्स फ्रॉम ट्रंप। थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूं, उसके बाद फिर इस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, इच्छुक हैं, अगर उनकी मदद लेकर वो जम्मू कश्मीर का मैटर सॉल्व करवा सकें तो जब उन्होंने ये कमेंट किए तो उसके जवाब में अब भारत का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ये रिबटल दिया है, ये रिस्पॉन्ड किया है कि पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर के इशू पर वो पूरी तरह से क्लियर है कि भाई ये एक बाइलैटरल इशू है, इसमें कोई भी जो है वो थर्ड पार्टी एक तो इंटरफेयर नहीं कर सकता और इस इशू को इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स की पूरी जो फ्रेमवर्क है उसी के तहत में सॉल्व करवाया जाएगा। दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ट्रंप को एक सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि भैया हमारे मसलों से दूर रहो, स्टे आउट ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। हमारे मैटर्स से आप जितना हो सके उतना दूर रहें। थोड़ा सा आपको मैं कंटेक्स्ट दे देता हूं कि ये जो हमने बोला है कि ये मैटर जो है वो बाइलैटरल है और इसको बाइलैटरली ही सॉल्व किया जाएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था जिसके तहत में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। अब इन 93,000 सोल्जर्स को रिहा कराकर वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भारत आए। भारत सरकार और उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में ये बोला गया कि भारत और पाकिस्तान अब से अपने जितने भी इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर का जो इशू है इनको बाइलैटरली यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर सुलझाएंगे और कोई भी थर्ड पार्टी जो है इसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस या मीडिएशन नहीं करेगी। उसके बाद से हमारी ये ऑफिशियल जो है लाइन बन गई है कि पाकिस्तान के साथ में जो भी इशू है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर का जो भी हमारा विवाद है इसको बाइलैटरल तरीके से सुलझाया जाएगा और कोई थर्ड पार्टी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इसी बात को हम लोग जो है आज तक मेंटेन किए हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तान जैसा कि हमेशा होता है अपनी बात से मुकर गया और दुनिया भर में जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स थे वहां पर जाकर कश्मीर का रोना, फिर से उसने रोना शुरू कर दिया दुनिया वालों से ये बोलते हुए कि भाई आप इस मैटर में इंटरफेयर करें इस तरह से। एंड जब भी पाकिस्तान कहीं पर भी जाके पाकिस्तान ये कश्मीर के नाम की डुगडुगी बजाता है तो हम लोगों का यही जवाब रहता है कि भाई ये एक बाइलैटरल इशू है और इसका जो भी सोल्यूशन वगैरह अगर हमको निकालना है, इस इशू का जो भी हम समझते हैं कि ये इस इशू का जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आना है वो पाकिस्तान के साथ बैठकर निकाला जाएगा, इंडिया पाकिस्तान टाइज के फ्रेमवर्क जो है उसी के तहत में निकाला जाएगा और कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वही बात हमने ट्रंप को भी जो है एक तरीके से साफ साफ कह दी कि भैया हमारे मसलों से दूर रहो, स्टे आउट ऑफ इट, बात खत्म हो गई। वही बात जो है यहाँ पे लिखी है कि इंडिया रिस्पॉन्डेड टू कमेंट्स बाय प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन कश्मीर एंड रीइटरेटेड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन दैट जम्मू कश्मीर इज अ बाइलैटरल इशू एंड इट विल बी एड्रेस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाई। वही बात जो मैंने आपको बताई कि मसला बाइलैटरल है, ट्रंप चाचा बीच में मत कूदो। External Affairs Ministry spokesperson said that only issue India wished to raise was Pak-occupied Kashmir and matters of India-US trade did not figured in talks in between leaders of US and India that was held after Operation Sindoor। इसके आगे हम लोगों ने एक बात और कही है, हमने ये बोला है कि इंडिया पाकिस्तान का जब भी पूरा विवाद चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था और उसके बाद फिर उन्होंने जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हम पर लॉन्च करने की कोशिश करी, उसके काउंटर में फिर हम लोगों ने उनके जो 11 मिलिट्री स्टेशन के ऊपर अटैक किया, ये सारी चीजें जब चल रही थी इस बीच में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के लीडर्स के बीच में बात तो हुई थी, नो डाउट अबाउट दैट। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था और हमारी बातचीत इस बारे में हुई थी, मगर हम लोगों ने तब भी यही बात बोली थी कि हम लोगों ने तब भी जो इशू रेस किया था इस बारे में वो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का था एंड इस पूरे मैटर में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है इसको लेकर कोई जो डिस्कशन है वो नहीं हुआ था। अब ये जो बात बोली गई है इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने बयान में मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए ये बोला कि मैंने भारत और पाकिस्तान के लीडर्स को ये बोला कि अगर आपने लड़ाई झगड़े बंद नहीं किए तो मेरा देश आप दोनों के साथ में ट्रेड बंद कर देगा, तो ट्रेड बंद कर देगा तो फिर उससे आप दोनों का नुकसान होगा, इसलिए आप लड़ाई झगड़ा बंद कर दो।
और अगर आप लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगे तो फिर मैं आपके साथ में ज्यादा मात्रा में ट्रेड करूंगा। इस तरीके से मैंने जो है दोनों देशों के बीच में सीजफायर करा दिया। ये सारी बातें बोलते हुए ट्रम्प चाचा जो है मीडिया वालों से इंटरेक्ट करते हुए अपनी छाती ठोक रहे थे। उसका रिबटल जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिया है। उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बात तो जरूर हुई है लीडर्स के बीच में, मगर उस बातचीत में तो जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था उसको लेकर बातचीत हुई, और अगर वैली के बारे में या जम्मू कश्मीर के इशू में कोई अगर इशू उठाने की हमारी मंशा भी थी उस डिस्कशन में या उठाया भी गया है तो वो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मैटर उठाया गया है। इसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड ना तो उनकी तरफ से कोई बात की गई थी ना हमारी तरफ से कोई बात की गई थी। तो इनडायरेक्टली बेसिकली हमने ये बोल दिया है कि ट्रम्प जो है वो मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं या फिर वो एक तरीके से चेस्ट थंपिंग करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। जितना उन्होंने किया नहीं है या तो उससे ज्यादा जो है इसको प्रोजेक्ट करने की प्रोजेक्ट वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये बात जो है हम लोगों ने बेसिकली कही है। अब ये पूरा मैटर क्या है थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि देखें हुआ क्या था जब इंडिया ने ये अनाउंस किया, इंडिया पाकिस्तान इनफैक्ट दोनों की जो तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ था कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे बीच में और कुछ वक्त तक के लिए जो है हम लोग फायर फाइटिंग या फिर ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसको पॉज कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन हम लोगों की तरफ से आ पाता उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से जो है ये अपने जो सोशल मीडिया है उनका ट्रुथ सोशल उसके ऊपर एक ट्वीट लगा दिया कि भाई मैंने जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुदाखलत करी है, मैंने उनके बीच में मीडिएशन किया है और मीडिएशन कर उन दोनों को सीज फायर के लिए तैयार करा लिया। बाद में फिर उन्होंने ये तो खैर उनके ट्रुथ सोशल के ऊपर जो ट्वीट है उसमें उन्होंने इस बात को कहा था। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि यहां पर एक बहुत बैड न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, दोनों देशों के बीच में एक बहुत तगड़ा न्यूक्लियर वॉर जो है वो शुरू हो सकता था। इसलिए मैंने उन दोनों देशों से बोला कि अपने लड़ाई झगड़े जो है भैया तुम बंद करो, नहीं तो यूनाइटेड स्टेट जो है तुम दोनों के साथ में ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे इस वॉर के चलते में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है जो पूरा का पूरा जो आपका रीजन है उसके लिए ठीक नहीं है। ये सारी की सारी बातचीत जो है ये थोड़ा सा जो है कंटेक्स्ट है। तो इसके जवाब में भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बोला गया है कि ये जो ट्रेड के बारे में बात ये कर रहे हैं कि अगर आपने वॉर नहीं रोका तो फिर हम जो है आप दोनों से ट्रेड नहीं करेंगे। पाकिस्तान का तो नहीं पता, मगर हमारे साथ जो डिस्कशन हुआ है उसमें भैया ये ट्रेड का इशू तो किसी भी तरीके से उठकर नहीं आया था कि अगर आपने वॉर बंद नहीं किया इंडिया वालों तो आपके साथ ट्रेड नहीं होगा। हमारे साथ जो कन्वर्सेशन हुआ है उसमें इस तरीके की कोई बातें निकलकर नहीं आई। दूसरा इनका कहना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से कन्वेंशनल डोमेन का ऑपरेशन था, कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन था। इसमें हमारा ना तो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की अपनी तरफ से कोई मंशा थी और ना हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला किया है। हमने उनके एयरफोर्स स्टेशन को हिट किया, मिलिट्री स्टेशन को हिट किया और बाकी उसके पहले हम लोगों ने टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स थे और ठिकाने थे उनको हिट किया था, बट हमने अपनी तरफ से उनकी किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको हिट नहीं किया। तो इस तरीके से इंडिया ने बेसिकली ये बोल दिया है कि ये जो एस्केलेशन होकर न्यूक्लियर सिनेरियो डेवलप हो जाएगा, कोई बिटर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा जिसकी बात ट्रम्प चाचा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कम से कम हमारे पर्सपेक्टिव से या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उस तरफ से ये होने की कोई संभावना कभी थी ही नहीं। तो एक तरीके की ये चेस्ट थंपिंग जो है की जा रही है। ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से कह दिया। साथ ही साथ इंडिया ने एक बात और कह दी है कि अब न्यूक्लियर वॉर हो या ना हो वो बात की बात है, मगर ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है और ये सोच रहा है कि इंडिया इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुक जाएगा और इसकी आड़ में पाकिस्तान किसी भी तरीके का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा लेगा, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं। इसको भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से देखें लगातार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर इंडिया वाले बहुत डिसाइसिव एक्शन काफी वक्त से, और काफी वक्त से मेरा मतलब जब कश्मीर का पूरा इशू चल रहा था 1990s का पूरा जो एक दशक गया है उसमें, और जो आपका अर्ली 2000 था तब भी इस पूरे वक्त में हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान में जाकर कोई डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है और एक तरीके से वो दुनिया भर में डायरेक्टली ये बात गाते बजाते रहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर इंडिया ने कुछ भी किया तो फिर हम जो है बम चला देंगे फलाना ठिकाना, इस तरीके की बातें। ये एक प्रोमिनेंट रीजन माना जाता है जिसके चलते 26/11 होने के बाद में उस वक्त की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी या यूपीए की जो सरकार थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में फंस के रह गए थे। इसकी आड़ में हो ये रहा था कि पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट हमारी तरफ भेज रहा था। अब हम एक तो पाकिस्तान की साइड में जाके इन टेररिस्ट कैंप्स को जहां पर इनको तैयार किया जा रहा है ना तो हम इनको हिट कर पा रहे थे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का इशू था या एक तरीके का न्यूक्लियर ब्लैकमेल था, एंड पाकिस्तान जो है कंटिन्यूसली जो है इन टेररिस्ट को हमारी बॉर्डर में पुश किया जा रहा था। हम सिर्फ एक चीज कर रहे थे कि इन टेररिस्ट को मारते चले जा रहे थे। अब हम जितने मार रहे थे उतने वो भेजता चला जा रहा था। लगभग 15-20 सालों से यही सारी कहानी चल रही थी, मगर अब हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि आगे एक तो ये कि हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया था वो कन्वेंशनल डोमेन में था, न्यूक्लियर एस्केलेशन करने का हमारा तो कम से कम कोई इरादा था नहीं, और हमने उनके न्यूक्लियर जो साइट्स उनको हिट भी नहीं किया। बट अब ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये बहुत हो चुका कि इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उसके आड़ में ये किसी भी तरीके का टेररिज्म करते चले जाएंगे और हम उसको अलाउ करेंगे। अब ये चीज नहीं होने वाली। अब अगर किसी तरीके का टेररिज्म होगा तो भैया उसका जवाब दिया जाएगा। और फिर वही बात कि थर्ड पार्टी का कोई भी मीडिएटर जो है उसने हमारे बीच में हॉस्टिलिटीज वगैरह को जो है नहीं रुकवाया है। दोनों देशों के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे उनके बीच में कांटेक्ट हुआ। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने फोन किया था, उसके बाद में फिर हमारे डीजीएमओ ने जवाब दिया, दोनों के बीच में अल्टीमेटली एक अंडरस्टैंडिंग बनी और उसके चलते सीज फायर भी एक तरीके से नहीं कह सकते आप इसे, ये सिर्फ एक पॉज है और हम लोग ये देख रहे हैं कि अब आगे किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी बिहेव करती है उसके बेसिस पर फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे एक्शन होना है नहीं होना। दूसरे शब्दों में जो ट्रंप अपनी चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि भैया मैंने भैया वॉर रुकवाया है,
उसको भी हम लोगों ने एक तरीके से जो है डिनाई कर दिया। और मैं क्योंकि एक जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूँ, तो आज की तारीख में ट्रम्प इनफैक्ट अपनी उस बात से भी पलट गया है कि मैंने जो है इनके बीच में मीडिएशन करवाया था। उसने ये बोला है कि मैंने तो हेल्प करी थी, मैंने अपनी तरफ से हेल्प करी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हेल्प के चलते जो है वो मीडिएशन हो पाया। हम लोगों ने अलग इसको आउटराइटली डिनाई कर दिया कि किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर के चलते हम लोग इस सीजफायर के लिए माने हैं। हमने इस सीजफायर के लिए हामी भरी थी क्योंकि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन किया था और उसने फिर हमसे जो है इस बात की रिक्वेस्ट करी थी। जो भी सिचुएशन था, सिनेरियो था, जो भी डिस्कशन वगैरह हुआ होगा, उसके बाद में हमने सीजफायर तो खैर नहीं, मगर फिलहाल जो है हम लोगों ने इसको पॉज करने के लिए हम मान गए हैं। मगर आगे भी अगर जैसी पाकिस्तान की हरकतें रहेंगी उसके बेसिस पर जो है हम लोग अपना एक्शन वगैरह लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये जो पूरी बातचीत है ये निकलकर इस पूरी न्यूज़ से आ रही है। अब ये पूरी न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिवाय इसके कि शिमला एग्रीमेंट जो है ये वो एग्रीमेंट था जिसके तहत में ये थर्ड पार्टी मीडिएशन वगैरह जो है सारी चीज़ों के लिए कुछ नहीं होगा और बायलैटरल तरीके से इस इशू को सुलझाया जाएगा। इस बात के लिए पाकिस्तान से साइन करवाए गए थे और वही बात हमारी आज की तारीख में बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बात और क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान के साथ में अगर कश्मीर के ऊपर कोई बात होगी तो वो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर होगी और इसकी और टेररिज्म को लेकर होगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और टेररिज्म यही दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के साथ में बात की जाएगी। इसके अलावा हमारी तरफ से कश्मीर का मैटर सेटल्ड है, इसके ऊपर अब किसी तरीके का कोई डिस्कशन हमारी तरफ से तो नहीं होने वाला। ये बात भी हम लोगों ने क्लियर कर दी। एक दो क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। बाकी ये न्यूज़ शेयर करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। इस न्यूज़ से आपको एक बात समझ में आएगी या फिर आनी चाहिए कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है, इंडियन कॉन्फिडेंस जो है उसमें एक अच्छा खासा जो है बूस्ट आया है। पहले जैसे हमारे साथ होता था कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग इतना बड़ा और मजबूत देश है, उसके बाद भी अब मैं देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा। कई लोग बोलने लगेंगे कि ये आपका जो है लीडरशिप के ऊपर मैटर करता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी पावर में या है, इस पे डिपेंड करता है। मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, मगर ये एक फैक्ट है कि पहले की सरकारें, अब उस वक्त हो सकता है इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं थे, ये भी एक फैक्टर था और भी कई सारे इशूज वगैरह चल रहे थे। पर पहले की सरकारों के साथ में एक दिक्कत थी, या उस 90s में या अर्ली 2000 में ये प्रॉब्लम थी कि हम दुनिया भर को जो है खुश करने में लगे रहते थे और मान मनोबल करते थे, कोशिश करते थे कि हमारे चलते कोई दुखी ना हो जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट ना आ जाए, इस तरीके की बातें। बट अब यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि हम लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी जो है रिब्यूट कर रहे हैं। उसने अगर कोई बात ऐसी कही जो हमारे नैरेटिव के खिलाफ जाती है या फिर जो हमारे पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, तो हम उसको भी रिब्यूट कर रहे हैं और उसके नतीजे निकल कर आ रहे हैं कि पहले वो बोल रहा था कि मैं सीजफायर करवा के बैठा हुआ हूँ, फिर वो बाद में पलट गया, वो बोलता है कि नहीं मैंने तो हेल्प करी थी और मैं आगे भी मदद कर सकता हूँ। फिर ऐसा इशू जिसमें हम नहीं चाहते कि कोई थर्ड पर्सन पोक करे, उसमें उसने कमेंट किया, हमने उस पर भी जो है जवाब दिया, तो उस पर भी जो है अल्टीमेटली चुप्पी लेके बैठ गया। तो ये सारी बातें एक बात बताती हैं कि हमारा जो राइज है, दुनिया अब इसको महसूस कर रही है, दुनिया जो है इस बात को अब एक्नॉलेज करती है कि इंडिया एक ऐसी पावर नहीं है जिसके साथ में आप ऐसे ही मैस कर जाओगे और उसके कोई कंसीक्वेंसेस नहीं होंगे। टर्की ने जैसे पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करी, तो हम लोगों ने उसके जवाब में अब टर्की के साथ में भी अपने बिजनेस इश्यूज जो हैं उनको कहीं ना कहीं रिवैल्यूएट करना शुरू किया है। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनियों के साथ में कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड काफ़ी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट वगैरह जो है उन्होंने बॉयकॉट शुरू कर दिया है अपनी तरफ से, जो टर्की जाया करते थे। सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में दुनिया को आ रही है कि अगर आप इंडिया के हितों के खिलाफ जाते हो, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हो, देन देयर विल बी कंसिक्वेंसेस। अब ये नहीं होगा कि आप कुछ भी बोल के फ्री हो जाओ और हम लोग जो है उस चीज़ को डिफेंसिव तरीके से ले लें। हम अब उसको डिफेंसिव तरीके से लेने के साथ साथ जो है सिर्फ अपना बचाव करें, ऐसा नहीं होने वाला। अब हम पलट कर जवाब देंगे और हम लोग ऑफेंसिव पर जाएंगे। हमारे खिलाफ जाने की अब एक कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट जो है फिर सामने वाले को पे करना होगी। और जिस तरह से इंडिया एक राइजिंग पावर है, जनरली वो कॉस्ट अब कोई पे नहीं करना चाहता। दूसरे शब्दों में अब एक राइजिंग इकोनॉमी जो आज की तारीख में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनेगी, और एक राइजिंग सुपर पावर है उसके बीच में, और एक फेल्ड नेशन के बीच में जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगते रहे टेररिज्म को पनाह देने के, जहां से उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। इन दोनों के बीच में दुनिया को क्लियर कट चुनना पड़ेगा। अब ये गुड बॉय बैड बॉय वाला खेल नहीं खेला जा सकता कि उनके साथ गए तो उनके बारे में बात कर दी, उनके फेवर की बात कर दी, हमारे साथ रहे तो हमारे फेवर की बात कर दी। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं और मिलिटरीली बहुत मजबूत हैं। अल्टीमेटली इस पूरे बातचीत का एक ही निचोड़ निकल कर आता है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की पूजा की जाती है और वो है पावर। अब ये पावर इकोनॉमिक भी हो सकता है, ये पावर आपका मिलिटरीली भी हो सकता है। और मजे की बात यह है कि जहाँ पे मिलिट्री है या मिलिट्री पावर है बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो स्थिति वहाँ पे आपकी नॉर्थ कोरिया जैसी हो जाएगी। और जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है बट मिलिट्री पावर नहीं है, जैसे आज की तारीख में वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, तो भी जो है आपको कोई भी जो है कच्चा चबा जाएगा, जैसे अल्टीमेटली हमको रशिया यूक्रेन के वॉर में देखने के लिए मिल रहा है। तो पावर, और पावर का मतलब दोनों तरीके का पावर, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, ये दोनों तरीके के पावर आपके पास में होने चाहिए, तभी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। बाकी सब फिलोसफिकल बातें हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया तो दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं होता। आपकी रिस्पेक्ट से तभी होगी जब आप आर्थिक तौर पर और मिलिटरीली अगर आप इस तरह से जो है मजबूत होंगे, तभी आप रिस्पेक्ट किए जाएंगे। और ये
पॉइंट जो है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि अगर जियो पॉलिटिक्स पे कभी कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करें और इसकी मदद से। और ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप का कि किस तरह उसने पहले कुछ बोला फिर हमने रिबटल दिया और उसके जवाब में अल्टीमेटली वो अपनी बात से पलट गया, बैक ट्रैक कर गया, इसका एग्जांपल आप देकर कोट कर सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें अगला समाचार देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आदमपुर एयरबेस जो पंजाब में है उसको विजिट किया है। इस न्यूज़ को डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझना जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर का इस एयरबेस पे विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों रेलेवेंट है या आज के वक्त में इसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है। पहली वजह यह कि जो आदमपुर का ये जो एयरबेस है पंजाब में, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है और यहाँ पर रफाल और मिग 29 की स्क्वाड्रन्स हैं। ये आपके एस फाइटर जेट्स हैं। अभी भी जो पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन हुआ उसमें जिन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया उसमें रफेल भी आते हैं, मिग 29 भी आते हैं। तो आपकी जो एस फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं जो आपके देश की सुरक्षा को की गारंटी है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान की बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस एयरबेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था 1965 के वॉर में और 1971 के वॉर में। इनफैक्ट 1971 के वॉर में तो इस पर्टिकुलर एयरबेस का ये रेलेवेंस है कि यहाँ से जो सॉर्टीज उड़ाई गई, यहाँ से जो एयर ऑपरेशंस किए गए थे, उसने कंप्लीट एयर डोमिनेशन भारत को दे दिया था। इस कंप्लीट एयर डोमिनेशन का नतीजा ये निकला कि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी या उनकी एयरफोर्स फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा कुछ कर ना सकी जब बांग्लादेश में या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में वॉर चल रहा था। एंड हम लोगों ने एक तरीके से इनको पूरी तरह से क्रिपल कर रख दिया था। ऑल थैंक्स टू दिस आदमपुर एयरबेस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो एक तो ये बात हो गई कि इसकी इंपॉर्टेंस की। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि आदमपुर एयरबेस अगर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है तो फिर लार्जेस्ट एयरबेस कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इंडिया का जो लार्जेस्ट एयरबेस है वो कौन सा है। एंड एक दूसरा रीजन जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर का इस बेस के ऊपर जाना सुर्खियों में है वो ये है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर का 4 दिन का हमारा कन्फ्लिक्ट चला है इनसे पाकिस्तान वालों से, तो उसके बाद इन्होंने ये क्लेम किया था कि इन्होंने आदमपुर एयरबेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसके रनवे उड़ा दिए हैं, यहाँ पर जो S-400 हमारा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उसको बर्बाद कर दिया है। और अब सालों तक ये जो आदमपुर एयरबेस सिस्टम है जिसके रनवे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, इसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया, तो कई सालों तक के लिए अब इसको डिसफंक्शनल बना दिया गया है और लंबे वक्त तक ये जो है अब किसी काम का नहीं रहा, ऐसा पाकिस्तान वालों ने क्लेम किया था। उसके जवाब में भारत के राष्ट्रपति माननीय नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस जाते हैं और उस S-400 सिस्टम जिसको पाकिस्तान ने तबाह करने का दावा किया था उसको अपने बैकग्राउंड में रखकर वहां पे अपने सिपाहियों से मिलते हैं, उस रनवे पे खड़े होकर भाषण देते हैं जिसको तबाह और बर्बाद करने का दावा पाकिस्तान ने किया था। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का पूरा ये जो भ्रामक प्रचार था, ये जो क्लेम था कि भाई हमने इस एयरबेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, समाप्त कर दिया है, यहाँ पर जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा के इन लोगों ने रखा हुआ है इसको खत्म कर दिया, इन सारे दावों को झूठा साबित कर दिया। अगर आपने ये S-400 डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया तो ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो मोदी जी के पीछे दिख रहा है इस फोटोग्राफ में वो कहां से आ गया? अगर आपने हमारे रनवे उड़ा दिए, उनको किसी लायक नहीं छोड़ा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहां पे खड़ा होकर बात कर रहा है हमारा आदमपुर एयरबेस स्टेशन पे? तो बेसिकली वही बात है कि पाकिस्तान वाले ब्लफ कर रहे थे और उस ब्लफ को जो है पूरी दुनिया के सामने बिना एक शब्द बोले प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके अपनी ट्रूप्स के साथ में मिलकर कॉल ऑफ कर दिया है। साथ ही साथ वहां पर उन्होंने हमारी जो ट्रूप्स हैं उनको बधाइयां भी दी हैं कि भाई 4 दिन का जो एक कन्फ्लिक्ट रहा है इसमें पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह से हम्बल कर दिया। पहले 9 टेरर स्ट्राइक साइट्स जो थी उनके ऊपर आपकी एकदम प्रिसीशन स्ट्राइक रही जिसकी मदद से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया गया और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसके जवाब में फिर उनके 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो अटैक हमारी तरफ से किया गया है जिसको वो लोग किसी भी तरीके से रोक नहीं पाए, इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जितने भी आपके ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं उनकी तारीफ करी, उनको बधाई दी, क्योंकि इस पर्टिकुलर जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है पाकिस्तान के साथ में, तो इस एयरबेस ने अभी भी जो ऑपरेशंस वगैरह हुए थे, जो एयर ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे, उसमें बड़ा निर्णायक रोल जो है अदा किया था। अब यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं और नाम लेकर करी हैं, इसलिए इनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में 2 बातें कही। पहला यह कि ऑपरेशन सिंदूर हैज क्लियरली ड्रॉन अ क्लियर लक्ष्मण रेखा फॉर पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू इट्स स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म। तो एक तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान को और जो अपने देश में आतंकवाद को पनाह दे रहा है, जो अपने देश में वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, इसको लेकर अब भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब ये नहीं होगा कि आप हमारे देश में टेररिस्ट भेजो, वो टेररिस्ट यहाँ पर आके किसी तरीके की जो है स्ट्राइक या किसी तरीके का अटैक करें और उसके बाद में हम सिर्फ उन टेररिस्ट की हंटिंग जो है अपनी तरफ करेंगे और आपकी तरफ नहीं आएंगे। एक तो ये बात क्लियर कर दी। दूसरा ये कि अब सिर्फ उनकी हंटिंग होगी ऐसा नहीं है, अब उनका जो स्पॉन्सर है, उनके जो आका बैठे हुए हैं बॉर्डर के उस तरफ, उनको भी हिट किया जाएगा और अगर उनको हिट करने के बाद आपने किसी तरीके का एक्शन लिया तो फिर आपको भी हिट किया जाएगा और अगर आप उनको मारने के रास्ते में आओगे तब भी जो है आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने क्लियर कट अनाउंस कर दिया है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का टेररिज्म हुआ, एक भी अटैक अगर भारत के ऊपर आता है तो फिर इसको एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दूसरे शब्दों में अब अगर एक भी हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से
डजेंट मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसको एक्ट ऑफ वॉर मान के भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, उसी तरीके के ऑपरेशंस अब पाकिस्तान के अंदर डीप उनकी टेरिटरी में जो है लॉन्च किए जाएंगे, और इसके लिए दुनिया में किसी से ना तो कोई परमिशन ली जाएगी और ना फिर किसी की परमिशन की परवाह की जाएगी। तो एक तो पाकिस्तान को क्लियर समझ लेना चाहिए कि भारत में अब अगर गतिविधियां होती हैं टेररिज्म की, उसके कंसिक्वेंसेज अब भारी पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आपने एक आतंकवादी को ट्रेन करके भेज दिया, उसने भारत का नुकसान किया तो ठीक है, और नहीं कर पाया तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला है। इस तरीके से टेररिज्म बहुत कम कीमत में करके अगर कुछ कर जाए वो टेररिस्ट तो उनका फायदा, और नहीं कर जाए तो कोई नुकसान नहीं, ऐसी वाली स्थिति नहीं होगी। अब अगर भारत में टेररिज्म होगा तो फिर पाकिस्तान पे निर्णायक तौर पर जो है अटैक किया जाएगा, उस टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक के बदले लिए जाएंगे, और उसकी फिर कीमत जो है पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगी। एक तो ये बात क्लियर कर दी। दूसरा उन्होंने ये बोला, नॉट ओनली यू फेल टू हार्म एनी ऑफ इंडियाज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बट यू विल बी एनिहिलेटेड इफ टेररिज्म कंटिन्यूज फ्रॉम योर सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो आप भारत के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी नुकसान कर नहीं पाए, दूसरा ये कि अब अगर आपने टेररिज्म कंटिन्यू किया आपकी सॉइल से तो आपको मिटा के रख दिया जाएगा, एनिलिएट कर दिया जाएगा। ये शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है द हिंदू में, ये शब्द जो है छपा है, एनिलिएशन कर दिया जाएगा। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है और ये बहुत एक स्ट्रांग मैसेज है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को, उनकी लीडरशिप को, कि अब बस कर जाओ, अब जो है टेररिज्म से बस कर जाओ। अगर आपने टेररिज्म से बस नहीं करी, अगर आपने इस रास्ते को नहीं छोड़ा, तो मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोग सिर्फ हम उनके खिलाफ जाएंगे ऐसा नहीं होगा, उनको तो खैर मारेंगे ही मारेंगे, मगर आप लोग जो लगे हुए हो उनको सपोर्ट करने में, आप भी लपेटे में आओगे, और अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी भी काम नहीं आएगी। अब एक्शंस लिए जाएंगे जिसका नतीजा जो है वो खतरनाक होगा। अब उसके कंसिक्वेंसेस अगर नहीं बर्दाश्त करने तो रिफ्रेन करो किसी भी तरीके की गतिविधि हमारे देश में करवाने से। इतना क्लियर कट मैसेज इसके पहले मुझे याद नहीं पड़ता किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया हो। असर भी उसका दिख रहा है। जिस तरह से 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद में इन लोगों को 4-5 साल तक के लिए सांप सूंघ गया था, उम्मीद तो ये की जाती है कि अब ये पूरा का पूरा जो इशू हुआ है इसके बाद में, और इस बार क्योंकि छुपने का मौका नहीं है, पूरे वीडियोस मौजूद है जो उनके खुद के सिविलियंस ने बनाकर अपलोड किए हैं, जिसमें उनके एयर बेसेस को जो है भारत ने रेड किया था, और इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक्स वगैरह के जो वीडियोस हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस बार डिनाई भी नहीं किया जा सकता, तो क्लियर कर दिया गया है इस बार इंडिया के द्वारा कि अब कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और पाकिस्तान को अपने रास्ते अपने तरीके बदलने ही होंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास में नहीं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये आदमपुर एयरबेस जो रिसेंटली न्यूज़ में है वो कौन से स्टेट में है, तो जवाब अपने को याद रखना है, पंजाब में। दूसरा कि ये इंडिया का कौन से नंबर का एयरबेस है, तो सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है। लार्जेस्ट कौन सा एयरबेस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है S-400 के ऊपर कि भाई S-400 जो है वो क्या है, तो ये S-400 जो है हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई फाइटर जेट आपके देश की एयर स्पेस में आता है और आपके देश की किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिसाइल या कोई मिसाइल वगैरह अगर लॉन्च करता है या कोई और वेपन लॉन्च करता है, तो वो इसके पहले कि वो वेपन उसको हिट कर पाए, उस वेपन को एक न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दूसरा, ये फाइटर जेट या जो भी आपका कोई इस तरीके का ड्रोन या कोई और चीज़ इस तरीके की जो हवा में है, वो अगर आपके देश की एयर स्पेस में आ रही है तो एक तो वो घुस ना पाए आपके एयर स्पेस में, और अगर आ गई है तो उसके पहले कि वो नुकसान कर पाए उसके पहले ही उसको हवा में उसको जो है निपटा दिया जाए। उसके लिए जो डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है S-400 उस तरीके का एक आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया के द्वारा इसको बनाया गया था, हम लोगों ने 2-3 साल पहले ही जो है इसको खरीदा था। अमेरिका ने हमको वार्निंग्स दी थी कि भाई आप ये मत खरीदिएगा नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे आपके खिलाफ। अपने देश में भी काफ़ी विरोध हुआ था, बट इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की जानी चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ सारे जितने भी विरोध हो रहे थे सबके खिलाफ जाके देश की अखंडता के लिए, देश के इंटरेस्ट में उन्होंने इस वेपन सिस्टम को खरीदा, और इसने वक्त आने पर अपना लोहा मनवाया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और बाकी मेंस में फिर आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि अब जो है न्यू ऑपरेशन सिंदूर जो है वो न्यू नॉर्मल है। अब पहले जैसा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। अब ये टेररिस्ट यहाँ पर आएंगे और हम उनको मारते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ से आ रहे हैं वहीं जाके उनको मारा जाएगा, जो उनको भेज रहे हैं उनको भी मारा जाएगा, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मारा जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं अब बढ़ा दिए गए हैं, और वही है कि भय बिन होए ना प्रीत वाली बात है। अब भय तो दिखा दिया गया है, प्रीत उनकी तरफ से दिखा दी गई है सीज फायर वगैरह मांगकर। अब देखते हैं कितने वक्त तक वो चीज़ों को नॉर्मलाइज रखते हैं। जिस दिन नहीं रखेंगे उस दिन फिर अटैक होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है पेमेंट फर्म्स मस्ट रिवेल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इन क्राइम केसेस। मतलब ये कि अगर कोई क्रिमिनल केस है और उस क्रिमिनल केस में अगर कोई पेमेंट फर्म हो गया, पेमेंट फर्म का मतलब जैसे आपके जो ऑनलाइन यूपीआई ऐप्स होते हैं जिसकी मदद से आप पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया, इस तरीके के। तो ये जो पेमेंट फर्म्स हैं इनकी मदद से आपका जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह किया जाता है इसको सिक्योर रखा जाता है। जाहिर सी बात है, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आपने अपना पैसा कहाँ खर्च किया है, कहाँ पे आपने लगाया है, ऐसे आप हर किसी को तो बताया नहीं जाएगा। तो इसका जो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जनरली इसको किसी को बताया नहीं जाता। ये कंपनीज वगैरह इस पूरे
पूरे डाटा को सिक्योर रखती हैं। बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है रिसेंटली, उसमें यह बोला है कि अगर कोई क्रिमिनल केस है, किसी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल केस वगैरह अगर है, और उस क्रिमिनल केस में अगर कहीं पे आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब पेमेंट फर्म्स ये इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते। ये जो है रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा एक केस में जजमेंट दिया गया। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इस केस में कोर्ट ने ये बोला है द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डाटा मस्ट यील्ड वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंटरसेक्ट। मतलब ये कि ये बात तो देखिए सही है कि आपको जो पब्लिक है उसका डाटा आपने प्रोटेक्ट करना ही करना है, डाटा का प्रोटेक्शन होना ही चाहिए, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। मगर ये डाटा प्रोटेक्शन जो है तब आप लागू नहीं कर सकते जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ में वो कंफ्लिक्ट में आ रहा हो। अगर कहीं पे कोई केस चल रहा है, लेट्स से कोई टेररिज्म की बात कर लेते हैं कि कोई आदमी जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल पाया जाता है, या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज नार्कोटिक्स से रिलेटेड किसी चीज में पाया जाता है लिप्त, और हमको पता चलता है कि भाई उसने रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों में लगभग 1000 ऐसे ट्रांजेक्शन किए थे जो शायद राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। अब अगर आपको पता चल जाए कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ किए गए थे, किसके बिहाफ पे किए गए थे, किसको किए गए थे, तो और जितने लोग शामिल हैं उन सबके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर उनके खिलाफ काम किया जा सकता है। बट ऐसी अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं और ये पेमेंट फॉर्म्स वगैरह की मदद से किए गए थे, और वो अब ये बोलते हैं कि साहब प्राइवेसी वगैरह जो है इस पब्लिक प्राइवेसी है, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो हम लोग आपको डाटा दे ही नहीं सकते, तो ये चीज जो है लागू नहीं हो सकती। आमतौर पर नो डाउट आपको पूरा हक है अपने पूरे जो भी कस्टमर्स उनके डाटा की प्रोटेक्शन का, मगर अगर इस तरीके के केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस या उनके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कहीं पे मसला फंसता है, तब फिर आपको जो है यील्ड करना पड़ेगा, तब पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर आप ये डाटा नहीं विथहोल्ड कर सकते। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में आपको ये डाटा ये जो डाटा है ये देना पड़ेगा। Thus, digital intermediaries like PhonePe has no complete immunity under law from disclosing confidential information about transaction details / account credentials of registered users to police for investigating into a criminal case। तो जाहिर सी बात है जितने भी आपके डिजिटल इंटरमीडिएरीज वगैरह हैं, PhonePe हो गया, आपका Paytm हो गया, और भी जितने UPI के एप्स वगैरह हो गए, इनके पास में कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो किसी परिस्थिति में जो है ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या फिर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स वगैरह से रिलेटेड। ये आपको तब तो करना ही पड़ेगा जब पुलिस वाले किसी इन्वेस्टिगेशन के केस में, और खासतौर पे क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन के केस में, आपसे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइवेसी कैन नॉट स्टॉप लॉफुल इन्वेस्टिगेशन टू सिक्योर एविडेंस एंड टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। वही बात जो मैं कह रहा हूं कि कंज्यूमर प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के नाम पे आपके किसी इन्वेस्टिगेशन को जो है रोका नहीं जा सकता, और उस इन्वेस्टिगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाने के रास्ते में इसको जो है बाधा नहीं बनाया जा सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंस में कोट भी कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट कोएग्जिस्ट विद अकाउंटेबिलिटी, कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपके जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं उनके डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, मगर साथ ही साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। पता चला कि कोई आदमी जो है किसी को मर्डर वगैरह कराने के लिए जो है आपका पे कर रहा है ऑनलाइन, और 4 लोगों को वो पैसा जो है जंप करा के उसने एक से दूसरे अकाउंट में, दूसरे से तीसरे अकाउंट में भेजा, और उससे फिर निकाल के वो पे कर रहा है जाके, और आप अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो है उसका डाटा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, मगर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गई या इस तरीके के केस में आपको अकाउंटेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी, वहां पर जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को झुकना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रिवेल कर जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और इन सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ में फोनपे के द्वारा, फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब ये पूरा मसला क्या था, ये तो खैर ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस में कि भाई अगर कहीं पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आपको डाटा देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, सारी चीजें ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये पूरा केस क्या था इसको समझते हैं तो बात आपको ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी। तो होता यह है कि 2022 में कोई व्यक्ति था, उसने डिजिटल पेमेंट गेटवेज वगैरह से कुछ पेमेंट वगैरह किए थे, और कुछ फ्रॉड वगैरह का केस होगा, ऑनलाइन फ्रॉड उसके साथ में हुआ था, और उसने काफी बड़ी मात्रा में अपना पैसा जो है खो दिया। 2022 में ये घटना घटी होगी, डिजिटल पेमेंट गेटवेज की मदद से ऑनलाइन उसके साथ में कुछ फ्रॉड हुआ, और उसका काफी सारा पैसा जो है उसने यहाँ से पे कर दिया, वो उसने उसका जो पैसा है चला गया। अब उसने एक ऑब्वियस सी बात है एफआईआर वगैरह कराई होगी, उसने पुलिस में जो है अपना कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर की होगी। पुलिस ने फिर इस पूरे मैटर में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अल्टीमेटली ऐसी स्थिति आई कि उनको ये सारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए थे जिसमें इसने अपना पूरा पैसा खो दिया था, उसके लिए जो भी आपके अलग अलग पेमेंट गेटवेज थे जिनका इस्तेमाल कर ये पैसा जो है गया था, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस ने इन पेमेंट गेटवेज से मांगी। ऐसे में फोन पे ने ये बोलकर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि वो एक डिजिटल इंटरमीडियरी है, और डिजिटल इंटरमीडियरीज के पास में इम्यूनिटी होती है इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से एज पर द लॉ। 2 कानून उन्होंने हवाला दिया, एक था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, और दूसरा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, जिसको बीबीई एक्ट भी बोला जाता है। उनका यह कहना था कि इन दोनों एक्ट्स ने या इन दोनों कानूनों ने हमको इम्यूनिटी दे रखी है, जिसके चलते हम इस तरीके से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन वगैरह की, वो किसी को भी जो है हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। ये पर्टिकुलर जो है बात हो गई। इसके बाद में जब इन पे और दबाव पड़ा होगा पुलिस वालों की तरफ से, तो ये चले गए कर्नाटका हाई कोर्ट। अब कोर्ट में जाके जो है इन्होंने फिर इस बात को आगे रखा कि भाई जो ये दोनों कानून है जो हमको ये इम्यूनिटी देते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इनके तहत में हम ये इन्फॉर्मेशन तभी डिस्क्लोज करेंगे जब एक ऐसा कोर्ट जिसके पास में इस तरीके का ऑर्डर देने का पावर हो या अधिकार हो, यानी कि कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन हमको ऑर्डर दे,
या फिर कोई ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, कोई कानूनी ऐसी बॉडी हो जिसके पास में इस तरीके की आपके ऑर्डर्स इशू करने की पावर जो है किसी कानून के तहत में हो, वो अगर हमको ऑर्डर करेंगे तब हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे पुलिस अगर हमसे बुला के बोल देगी या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो हमको किसी थाने से फोन कर देगा या फिर हमको एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा, तब हम जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, ऐसा इन लोगों का कहना था। कोर्ट ने इसके जवाब में ये बोला कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने घर परिवार के किसी मसले के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेसिकली किसी केस की आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उस बिहाफ में जो है उसने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ही है, ये कानूनी अधिकारी ही है और ये सीआरपीसी के तहत में काम कर रहा है और सीआरपीसी ने उसको ये पावर दिया है कि अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की पूरी प्रोसेस में अगर वो चाहे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसलिए आप ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे इन दोनों कानूनों का हवाला देकर, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सिस्टम एक्ट 2007 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इनके आधार पर आप जो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने की बात कर रहे हैं, इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। आपको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। ऐसा जो है कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया है। और उसके बाद फिर वही सारी बातें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि ये सारा पॉइंट इन्होंने लिखे हैं कि द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डाटा मस्ट यील्ड वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंटरसेक्ट, और वो बाकी सारी बातें जो हम लोगों ने करी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट कोएग्जिस्ट विद अकाउंटेबिलिटी और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से जो है ये केस भी अपने आप में बड़ा लैंडमार्क हो जाता है। और आगे से भी अगर इस तरीके के मैटर्स कभी उठेंगे, इसका एक फायदा ये होगा कि जो आपके फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, इस तरीके के जो ट्रांजेक्शंस वगैरह कई बार लोगों से करवा दिए जाते हैं, कोई आपको जो है इस तरीके किसी तरीके से अगर फंसा ले किसी चीज में और आपसे इस तरीके के ट्रांजैक्शन करवा ले, या कोई आपका लेट से कोई बारकोड वगैरह स्कैन करवा के कुछ आपका पैसा ले ले, तो उसके बाद में फिर वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब जब भी आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे और पुलिस वाले फिर उस केस की इन्वेस्टिगेशन में वो डाटा मांगेंगे, तो आपकी ये जो बॉडीज वगैरह है, जो भी आपकी कंपिटेंट आपकी डिजिटल पेमेंट इंटरमीडियरी है, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। इससे इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो पाएगा और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की मदद से अल्टीमेटली आप जो भी आपका कल्प्रिट है उस तक जल्दी जो है पहुंच सकते हैं। और जल्दी पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिस भी आदमी के साथ ये फ्रॉड वगैरह हुआ है उसको जस्टिस जल्दी मिलेगा, और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये हितोत्साहित करेगा उन सारे लोगों को जो इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह में शामिल हैं। और खास तौर पर जो आपके थोड़े नेइव किस्म के लोग हैं, नेइव से मतलब जिनको ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो आपके सीनियर सिटीजन हो गए, उन लोगों को जो फ्रॉड वगैरह ये लोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं से लगाम लगने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से ये न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग हो जाता है। अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे यहाँ से? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि क्या डिजिटल इंटरमीडियरीज वगैरह के पास में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है अंडर द लॉ फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स टू पुलिस? तो जवाब हो जाएगा नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपको कानून के तहत में किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए मांगा जाता है तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा कानून में खुद भी लिखा है कि अगर एक कोई कंपिटेंट कोर्ट है या फिर कोई एक आपकी जुडिशियल कोई एक सरकारी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी बॉडी है जो कानून के तहत में बनाई गई है, जिसके पास में पावर है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगने के, उन्होंने अगर आपसे रिक्वेस्ट करी है तो आपको देना पड़ेगा। और उसी में आप पुलिस वाले भी जो है शामिल हैं। इसकी व्याख्या जो है क्लियर कट कोर्ट के द्वारा कर दी गई है। तो ये कुछ, और इसके अलावा इस तरीके की अथॉरिटीज या इम्यूनिटीज कहाँ से मिलती हैं, तो ये भी अपने को याद रखना है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इस दो कानूनों के तहत में ये सारी इम्यूनिटी या पावर्स वगैरह कि आप ऐसे हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये पेमेंट इंटरमीडियरीज को भी मिलती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से अपने काम आ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी में इसके ऊपर एक सवाल आपको इकोनॉमी के सेक्शन में देखने के लिए मिल जाए। चले, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको तैयार करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में WTO लिखा गया है, उसको एक नोटिस भेजा है और नोटिस में ये बताया है कि वो अमेरिका से या यूनाइटेड स्टेट से जो लगभग 7.6 बिलियन के आसपास का सामान लेता है उसके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने वाला है। ये जो है नोटिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स क्या होते हैं और अमेरिका के ऊपर ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए क्यों जा रहे हैं? तो जवाब यह है कि अगर कोई दो देश हैं ए और बी, वो एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अब बी से ए कुछ सामान लेता है, किसी बात पर ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई या फिर किसी बात पे लेकर ए और बी दोनों देशों के बीच में टन गई, और देश नंबर ए देश नंबर बी को कोई आपका एक लेसन सिखाना चाहता है, सजा देना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बी से जो सामान ले रहा था उसके ऊपर जो टैरिफ्स या टैक्स लगाता है वो उनको बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, अगर उन टैरिफ्स को बढ़ा देगा तो फिर यहाँ से इस देश में जो आने वाला सामान है वो ज़्यादा महंगा बिकेगा। अब अगर सामान महंगा हो जाता है तो लोग बाग जनरली उसको खरीदते नहीं है या फिर उसकी बिक्री में जो है कमी आ जाती है। आपका सामान कम बिकेगा तो फिर आपकी जो कमाई है वो कम होगी और इस तरीके से आपको आर्थिक तौर पर चोट लगेगी। ये जो है टैरिफ का पूरा सिद्धांत होता है। तो अगर बी से ए देश में जो सामान जा रहा था उसके ऊपर अगर टैरिफ लग गया तो उसके जवाब में अगर ए से बी देश में आने वाले सामान के ऊपर फिर देश नंबर बी अगर कोई टैरिफ लगा देता है तो उसको रिटेलिएटरी टैरिफ कहा जाता है। मतलब हमने अपनी तरफ से पहले तो खुद होकर कोई टैरिफ आपके ऊपर नहीं लगाया था, बट आपने बिना मतलब में अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, हमको आर्थिक चोट देने की कोशिश करी है, तो फिर हम वही काम आपके ऊपर कर रहे हैं। तो लगभग 7.6 बिलियन के आसपास का जो हम लोग इनको स्टील और एल्यूमिनियम बेच रहे थे उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने किया ये कि उन्होंने टैरिफ लगा दिए 25%। मतलब ये कि पहले अगर 100 रुपए का हमारा स्टील या
एल्यूमिनियम अमेरिका में बिक रहा था, तो 25% टैरिफ के बाद में वही चीज़ अब 125 रुपये में बिकेगी। आप सोच के देखिए कि पहले आपका एक रात पहले आपका जो सामान था वो 100 रुपये का बिक रहा था और अब एक रात बाद वो 125 रुपये का बिकने लगा। इसी के कॉम्पिटिशन में जो दूसरा सामान था वो कितने का बिक रहा होगा, 100 से कम हो सकता है 98 का बिक रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 102 रुपये का बिक रहा हो, 105 रुपये का बिक रहा हो। तो यहाँ पर अब ये जो सामान है जो आपकी रेट के आसपास बिक रहा था, उसको एकदम से आपके ऊपर एज मिल जाएगा। अब एकदम से आपका 125 रुपये का अगर हो गया है और ये अभी भी 98 या 102 रुपये का बिक रहा है, तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे ना कि 125 रुपये वाले को खरीदेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं सामान जो है एकदम से अनकॉम्पिटेटिव हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया ये था कि स्टील का और एल्यूमिनियम का जो हमारे वो हमसे इंपोर्ट कर रहे थे अपने देश में, उसके ऊपर 25% टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया। जो टैक्स लगता था, जो टैरिफ लगता था, उस पर 25% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसके जवाब में अल्टीमेटली हम लोगों ने फिर रिटेलिएशन किया और लगभग 7.6 बिलियन के आसपास का स्टील और एल्यूमिनियम हम इनको बेच रहे थे। तो उसी के जवाब में फिर हम लोगों ने 7.6 बिलियन का सामान जो हम इनसे खरीद रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया। अब जो नोटिस हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भेजा है, उसमें यह बताया गया है कि जो तारीख को WTO को ये नोटिस गया है, यानी कि 9 मई का जो तारीख है उस दिन ये नोटिस डिलीवर हुआ था, उसके 30 दिन खत्म जैसे ही होंगे, जैसे उसके 30 दिन पूरे होंगे, वैसे ये रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो लागू हो जाएंगे और अमेरिका से भारत जो 7.6 बिलियन के आसपास का सामान खरीदता है उसके ऊपर ये टैरिफ लग जाएंगे। अब ये टैरिफ लगाने के पहले या ये नोटिस भेजने के पहले कि हम इस तरीके से जो टैरिफ है 9 मई से 30 दिन जैसे ही पूरे होते हैं हम लगा देंगे, बट WTO को नोटिस भेजने के पहले अमेरिका वालों से इंडिया ने कोशिश करी थी कि हम बैठकर इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पूछते हैं कि भैया क्यों तुमने टैरिफ लगाए हैं, क्या हो गया बताओ, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डिसलाइन कर दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये जो टैरिफ लगाया गया है वो नेशनल इंटरेस्ट में लगाया है, हमने अपने देश के हित में लगाया है और इस पर हम लोग किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए जो मीटिंग मांगी गई होगी, जो निगोशिएशन की बात की गई होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डिसलाइन कर दिया। इंडिया ने WTO को ये बोला है कि नेशन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ये अपने देश का जो स्टील और एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे रेट जानबूझ के टैरिफ लगा के बढ़वा रहे हैं, ताकि इनका सामान हमारी अपेक्षा में ज़्यादा सस्ता बिकेगा तो फिर इनकी जो इंडस्ट्री है वो प्रिवेल करेगी और हमारा सामान वहाँ पर अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा तो फिर बिकेगा ही नहीं। इस तरह से फिर हमारे जो ऑर्डर्स हैं आना बंद हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप WTO के जो आपके जो नियम बने हुए हैं, इस तरीके से आप प्रोटेक्टिव किस्म के टैरिफ नहीं लगा सकते कि किसी देश को बहुत जो है अनड्यूली आप डिसएडवांटेज में ले जाओ अपने देश की इंडस्ट्री वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे आप नहीं कर सकते। उसमें भी हालांकि कुछ शर्तें हैं, मगर आप ब्रॉड वे में अगर आप बात करें तो ऐसे आप एकदम से ऐसा नहीं कर सकते। तो अमेरिका वालों ने मगर बेसिकली अपने साथ में ये चीज़ करी है, तो ये जो है कहलाते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स। एक तो हमने ये बोला है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं ताकि अपनी इंडस्ट्री को जो है हमारे ऊपर जो है फायदा दिया जा सके अपने मार्केट में। और दूसरा, इस तरीके की चीजें करने के पहले इन्होंने WTO को कुछ नहीं बताया, तो ये WTO के भी रूल्स का उल्लंघन है, मगर हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं और इन्फॉर्म करने के बाद इनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ हम लोग लगाएंगे। अब वही बात जो मैंने पहली न्यूज में बताई थी फिर निकल कर आती है कि हम लोग अल्टीमेटली अब इतना तो बड़े हो चुके हैं कि हमारे को कोई ऐसे दबा के नहीं निकल जाएगा और हम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी मनमर्जी से तुम हम पे टैक्स लगा दो और फिर उसके बाद हमसे बात भी ना करो उस मैटर के ऊपर, ये नहीं चल सकता। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स के साथ में बात करी थी और दोनों देशों के लीडर्स को ये बोला था कि अगर आपने अपने बीच में वॉर खत्म नहीं किया तो फिर मैं आपके साथ में ट्रेड नहीं करूंगा, और मेरी ये धमकी काम आ गई। और उसके बाद में दोनों देश जो है उन्होंने अल्टीमेटली सीज फायर वगैरह करने पे मंजूरी कर दी। अब पाकिस्तान का तो अपने को नहीं पता, मगर इंडिया की तरफ से विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के साथ में जो भी बातचीत हुई थी हमारे लीडर्स की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसमें ये ट्रेड का मुद्दा कहीं नहीं उठा था, उसने इसकी कोई बात नहीं करी थी। और एक तरीके से ये टैरिफ्स लगाने का नोटिस देकर, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का नोटिस देकर हमने उनको क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से हमने ये बात बोल दी है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसी तरीके से आप अगर ये सोच रहे हो कि ये ट्रेड ब्लैकमेल अगर आप हमारे साथ में कर लोगे तो ये चीज़ भी चल नहीं पाएगी। वी आर टू बिग टू बी इग्नोर्ड नाउ एंड वी आर टू बिग टू बी बुलीड नाउ। आप हमको इस तरीके से ना बुली कर सकते हो, ना इग्नोर कर सकते हो, ना इस तरीके से हमको धमकियाँ दे सकते हो। तो ये भी एक मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश जो है अपनी तरफ से की जा रही है, इसको आप इस तरह से भी जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, कुल मिलाकर एक बोल्ड स्टेप जो है वो कहा जा सकता है। और ये भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, उसके पहले भी ट्रंप की जो पहली प्रेसिडेंसी थी उसमें उसने इसी तरीके के टैरिफ लगाए थे, उनके जवाब में फिर हमने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे। बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर की जो यात्रा हुई थी वॉशिंगटन की, तो उसमें बैठ के नेगोशिएशन हो गए थे, तो हमने अपना टैरिफ हटा लिया, उन्होंने अपना टैरिफ हटा लिया या कम कर लिए थे। अब देखें फिर इसमें इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होकर आएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। वो पॉइंट ये है कि अमेरिका इस तरीके की चीजें तब कर रहा है जब हम लोग इनके साथ में एक पूरा का पूरा व्यापार समझौता जो है उसका निगोशिएशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी बनता है कि शायद वो हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए कि जो भी अभी आपका ट्रेड की ट्रीटी साइन हो रही है, जो भी निगोशिएट हो रही है, उसमें हम उनकी कुछ बातें शायद ना मान रहे हों, या अपनी कुछ बातें ऐसी जो जिन पे अभी समझौता ना हो पा रहा है उन पे हम मान जाएं, इस तरीके के प्रेशर्स वगैरह में आके इसका संदेश देने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत सी बातें होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर रीजन को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, काफी सारे रीजन हैं, बट पॉइंट ये है कि ये टैरिफ लगाकर हमने भी अपना जो एक स्टैंड क्लियर कर दिया है कि झुकेंगे तो हम भी नहीं, जो होगा देखा जाएगा।
तो ये जो है एक न्यूज़ है, अपने को ध्यान इसको रखना है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि रिसेंटली इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ जो हैं वो क्यों लगाए हैं। जवाब हो जाएगा स्टील और एल्यूमिनियम के जो हमारे इंपोर्ट्स हो रहे थे, एक्सपोर्ट्स हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स को, उनके जो उस पर जो 25% टैरिफ्स उन्होंने लगाए उसके जवाब में। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली इंडिया ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए थे वो जो है हमारे ऐसे कौन कौन से आपके जो कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर टैरिफ के जवाब में लगाए गए थे। तो इसका जवाब अपने को याद रखना है स्टील और एल्यूमिनियम। चले, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनता है यहाँ से। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 15 मई 2025 का द हिंदू डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।